हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। यस्टरडे हमने लिया है इसका टॉपिक जिसमें हमने पूरा ग्रोथ मॉडल्स सब कुछ अच्छे से समझा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेके इस चैप्टर को आज ख़त्म करते हैं, विच इज़ दी पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जितनी भी बायोटिक लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं कि जितनी भी पॉपुलेशन है वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, क्या एक दूसरे को बेनिफिट करती है या एक दूसरे को हार्म पहुंचाती है, किस तरह से वो आपस में इंटरैक्ट करके इक्विलिब्रियम सेट करके इस इकोसिस्टम में रहती है। तो चलिए बात करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज इनहैबिटेटेड जस्ट बाय अ सिंगल स्पीशीज? ऐसा है क्या कि जहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीशीज मिले? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो देयर इज नो सच हैबिटेट एंड सच अ सिचुएशन इज इवन इनकंसीवेबल। मतलब कि ऐसा हम सोच ही नहीं सकते कि सिर्फ एक ही स्पीशीज सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। फॉर एनी स्पीशीज द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ वन मोर स्पीशीज ऑन विच इट कैन फीड। उसको एक और स्पीशीज चाहिए जिस पे वो डिपेंड हो सकती है अपने खाने के लिए। Even a plant species which makes its own food cannot survive alone. It needs soil microbes to break down the organic matter in soil and return the inorganic nutrient for absorption. समझे ना? अगर हमें क्वेश्चन आ रहा है कि भाई प्लांट तो खुद खाना बनाते हैं तो वो सर्वाइव कर लेगा अलग अलग से, बट नहीं, वो सॉइल माइक्रोब्स पे डिपेंड है कि वो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे सॉइल के अंदर जिसको वो एब्जॉर्ब करके खाना बना पाएगा। तो यानी वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड है दूसरे पर। एंड देन how will the plant manage pollination without an animal agent, right? Pollination नहीं हो पाएगा. So it is obvious that in nature, animal, plant, microbe do not and cannot live in isolation but interact in various ways to form a biological community. Even in minimum communities, many interactive linkage exist, although all may not be readily apparent. ठीक है, अब कुछ है जो कम्युनिटी में जो बहुत सारे इंटरेक्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं, एग्जिस्ट है। हम सब कुछ नहीं भी जानते हैं, बट जो मेन है हम उनके बारे में बात करते हैं। सो इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन, इंटरस्पेसिफिक यानी दो स्पीशीज के बीच का इंटरैक्शन, दिस इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन। इट अराइज फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। दे कुड बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल मतलब कि नुकसान पहुंचाने वाले, और न्यूट्रल यानी कि कुछ या तो हार्म भी नहीं पहुंचाएंगे और ना बेनिफिट करेंगे टू वन ऑफ द स्पीशीज और बोथ। मतलब कि या तो एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे, या एक दूसरे को कुछ नहीं कर रहे। सो असाइनिंग अ प्लस साइन फॉर बेनिफिशियल इंटरैक्शन एंड माइनस साइन फॉर डेट्रीमेंटल एंड जीरो फॉर न्यूट्रल इंटरैक्शन। जीरो कुछ नहीं। सो लेट अस लुक एट ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन। तो चलिए सारे आउटकम्स की बात करते हैं। पहला इंटरैक्शन जिसमें दो स्पीशीज, ऑब्वियसली कभी भी कोई इंटरैक्शन होगा तो दो स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट करेगी, ये हमें पता है, राइट? तो दोनों स्पीशीज को अगर फायदा हो रहा है, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। इफ बोथ आर गेटिंग हार्म्ड, दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन। दोनों को नुकसान हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, प्रेडेशन। अगेन एक को फायदा, एक को नुकसान, पैरासिटिज्म। अगेन एक फायदे में और एक जीरो, न्यूट्रल, कुछ नहीं हो रहा है, कमेंसलिज्म। और एक को नुकसान हो रहा है और एक को कोई फायदा नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है, इट इज अमेंसलिज्म। चलिए बात करते हैं। सो बोथ द स्पीशीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म एंड बोथ लूज इन कॉम्पिटिशन इन देयर इंटरैक्शन विद ईच अदर। In both parasitism and predation only, one species benefit, like parasites and predator respectively. Parasite benefit हो रहा है और predator benefit हो रहा है, and the interaction is detrimental to other species like host and prey. इनको नुकसान पहुंच रहा है। So the interaction where one species is benefited and other is neither benefited or nor harm is called the commensalism. ठीक है? In amensalism, on the other hand, one species is harmed, whereas the other is unaffected. ठीक है? So predation, parasitism, commensalism share a common characters. The interacting species live closely together. ये एक दूसरे के साथ क्लोजली रहेंगी तभी वो आपस में इंटरैक्ट कर पाएंगी। सबसे पहले ले लेते हैं predation. So what would happen to all the energy fixed by the autotrophic organism if the community has no animal to eat the plant? ठीक है ना, क्या होगा उस एनर्जी का? सो यू कैन थिंक ऑफ प्रेडेशन एज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट। भाई देखो, प्लांट ने एनर्जी फिक्स किया, सोलर एनर्जी से उसने केमिकल एनर्जी में फिक्स किया, बट अगर प्लांट को कोई खा ही नहीं रहा है तो वो एनर्जी अपर लेवल में कैसे जाएगी? और फिर जो अपर लेवल है उसे कोई नहीं खा रहा है,
यानी कि उसे कोई प्रेडेट नहीं कर रहा है, यानी उसका कोई प्रेडेटर नहीं है, तो उसकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो यानी ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएंगी। सो व्हेन वी थिंक ऑफ अ प्रेडेटर एंड प्रे, most probably it is the tiger and the deer that readily come to our mind। हमारे माइंड में ये दोनों आते हैं, प्रेडेटर प्रे की जब हम बात करते हैं कि एक टाइगर जो है वो यहाँ पे प्रेडेटर है और डियर जो है वो एक प्रे है जिसका शिकार किया जा रहा है। बट अ स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज नो लेस अ प्रेडेटर। अब कोई सीड खा रहा है तो फिर उसको हम प्रेडेटर नहीं मानते। सो ऑल दो एनिमल ईटिंग प्लांट्स आर कैटेगराइज सेपरेटली एज हर्बीवोर, they are in a broad ecological context not very different from the predator। मतलब इनको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ प्रेडेटर कैटेगरी, बट प्रेडेटर इज लाइक अ समाउ जो पूरी तरह से उसको ख़त्म कर देता है, उस प्रे को ख़त्म कर देता है। ओके, सो बिसाइड्स एक्टिंग एज अ कंडक्ट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल, प्रेडेटर प्ले अदर इंपॉर्टेंट रोल। अब और कौन से रोल प्ले करता है? एक तो यही हो गया कि भाई एनर्जी नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफ़र हो रही है, सो दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। अगर प्रेडेटर ख़त्म हो गए तो नीचे वाली पॉपुलेशन का ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं रहेगी। बट फॉर प्रेडेटर प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कॉज इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी। क्योंकि अब क्या हुआ, प्रे का नंबर इतना बढ़ जाएगा और इकोसिस्टम सारा गड़बड़ हो जाएगा। So when certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predator। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार बनता है। मैं आपको इस तरह का एक क्वेश्चन आपके टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट भी करती हूँ, देन यू विल हैव एन आइडिया किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होता है। वो क्या बोल रहा है कि अगर बाहर से मान लो एक जियोग्राफिकल एरिया, वहाँ बाहर से कोई एक एग्जॉटिक स्पीशीज़, बाहर से एक कोई स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस की, तो क्या करेंगे वो स्पीशीज़ लार्ज नंबर में, अगर वो स्पीशीज़ क्या है, इन्वेजिव है। इन्वेजिव मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और नुकसान पहुंचा रही है, वहाँ किसी एक प्रे को टारगेट कर रही है और वो प्रे पूरी तरह से ख़त्म होते जा रहे हैं। समझ रहे हो? अब वो ऐसा कब कर पा रही है, जब कि वो स्पीशीज जब इंट्रोड्यूस की गई उस एक्जॉटिक स्पीशी का कोई प्रेडेटर उस वाले एरिया में नहीं है, मतलब कि उस एक्जॉटिक स्पीशीज पे शिकार करने वाला या उसको खाने वाला कोई वहाँ पे नहीं है, तो यानी उसको अपने ऊपर प्रेडेटर नहीं है, तो यानी कि वो तो बड़े मज़े से ग्रो कर रहा है। ओके, और वो अपने नीचे वाले सब प्रेज को खाता जा रहा है। सो द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया इन अर्ली 1920s कॉज हैवॉक by spreading rapidly into million of hectares of rangeland, है ना। तो ये prickly pear cactus जो है, this is the very best example of invasive alien species या invasive predator जो क्या है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, बिकॉज उसका अपना खुद का नेचुरल कोई प्रेडेटर नहीं था, तो वो स्प्रेड होता जा रहा था। ओके, क्लियर, राइट। सो फाइनली द इन्वेजिव कैक्टस वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। अब उसे हमें कंट्रोल में लाना था, तो हमने क्या किया, ओनली आफ्टर अ कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर, यानी कि एक मॉथ को फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट वॉज इंट्रोड्यूस इन टू द कंट्री। हमने इस मॉथ को हमने इंट्रोड्यूस किया सो दैट कि वो इस कैक्टस को खाए और इसे कंट्रोल में रखे, नहीं तो ये पूरा स्प्रेड हो जाएगा। So biological control method adopted in agriculture pest control are based on the ability of the predator to regulate prey population। अब ऐसे ही मान लो किसी क्रॉप फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रे पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो हम एक प्रेडेटर को वहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं सो दैट वो पर्टिकुलर प्रेज को खा जाए और उसकी वजह से प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल जाए। क्योंकि अगर प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई तो वो क्रॉप फील्ड को बहुत मैसिव नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है ना। सो प्रेडेटर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species। क्या बोलना चाह रहा है कि देखो अगर प्रेडेटर रहेंगे तो क्या होगा, प्रे जो है वो स्पीशीज कंट्रोल में रहेगी, कंट्रोल में रहेगी तो लेस नंबर ऑफ प्रे रहेंगे और उनके बीच में कंपटीशन किसी भी फूड रिसोर्सेज के लिए या शेल्टर के लिए कम होगा। और अगर प्रेडेटर हटा दिया तो ये नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ गए, प्रे बढ़ गए, तो फिर क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो ये कंट्रोल करके रखता है। इन द रॉकी intertidal communities of American Pacific coast, the starfish Pisaster is an important predator।
ठीक है, वहाँ पे ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है ना बेटा, ये एग्जाम्पल है और ये याद रखना है, ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन में भी फ्रेम हो जाता है और वहाँ पे हमें ध्यान नहीं आता है, तो आपको याद में रखना है. सो पिसेस्टर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश वर removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrates became extinct within a year because of the interspecific competition. ठीक है ना, तो ये वहाँ पे हो गया कि उनको रिमूव जब किया गया तो वहाँ पे 10 स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई. क्यों? क्योंकि उनका नंबर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब वो आपस में ही इतना कॉम्पीट कर रही है, उन्हें खाना सही से नहीं मिल रहा है एंड दे स्टार्ट डाइंग. सो इफ़ अ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट, अब ऐसा भी है कि अगर प्रेडेटर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हुआ एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, और प्रे को कुछ ज़्यादा ही उसने ख़त्म कर दिया और प्रे को बिल्कुल वाइप आउट कर दिया, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट, प्रे खत्म हो जाएगा. एंड फॉलोइंग इट द प्रेडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर लैक ऑफ फूड, क्योंकि प्रेडेटर को भी खाना नहीं मिलेगा क्योंकि प्रे नहीं बचे, तो एट लास्ट क्या होगा, प्रेडेटर भी सारे खत्म हो जाएंगे. सो दिस इज द रीज़न वाई प्रेडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट, है ना, इसलिए वो प्रूडेंट मतलब कि मतलब पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेंगे. सो प्रे स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन, इसलिए प्रे स्पीशीज को भी अडाप्ट होना पड़ेगा, कुछ नई टेक्निक्स, डिफेंस टेक्निक इवॉल्व करनी पड़ेगी सो दैट कि वो पूरी तरह से वहाँ से वाइप आउट ना हो. सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड, यानी कि कैमोफ्लेज करते हैं टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रेडेटर, कैमोफ्लेज करके. सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर, ठीक है, पॉइजनस है तो प्रेडेटर उसे खाएगा नहीं, नहीं तो उसको हार्म होगा. द मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर, प्रेडेटर क्या है इसका, बर्ड है, बिकॉज ऑफ अ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी, ठीक है, तो वो बहुत डिस्टेस्टफुल है और प्रेडेटर उसे खाना पसंद नहीं करता. सो इस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. सो इंटरेस्टिंगली द बटरफ्लाई एक्वायर्ड दिस केमिकल ड्यूरिंग कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड, ठीक है, एक पॉइजनस वीड पे फीड करने की वजह से उसके अंदर एक केमिकल बन जाता है जिसकी वजह से वो डिस्टेस्टफुल हो जाती है एंड प्रेडेटर यानी कि बर्ड डू नॉट लाइक टू ईट दिस. फॉर प्लांट herbivores आर द प्रेडेटर, ठीक है ना, वो पर प्लांट को खा रहे हैं. सो नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नॉन टू बी फाइटोफैगस, यानी कि फीडिंग ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इंसेक्ट क्या करते हैं, प्लांट का सैप लेते हैं. सो द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीवियर फॉर प्लांट बिकॉज अनलाइक एनिमल दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रेडेटर, वो नहीं भाग सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं. सो प्लांट देयरफॉर हैव इवॉल्व्ड एन एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बिवोर. तो अब प्लांट ने क्या सोचा कि कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा अपने आप को सेव करने का, तो उन्होंने अपने अंदर कुछ इस तरह से चेंजेस किए, कुछ केमिकल ऐसे रिलीज करने लगे जो उनको डिफेंस प्रोवाइड करने लगा. सो थॉर्न्स लाइक कैशिया एंड कैक्टस, जिसमें थॉर्न रहते हैं, दे आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस, ठीक है, तो यानी कि ऊपर से स्ट्रक्चर के बेसिस पे थॉर्न्स क्रिएट किए सो दैट कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल दैट मेक द हर्बिवोर सिक, अगर हर्बिवोर उन्हें खा लिया तो वो बीमार पड़ जाएंगे. व्हेन दे आर ईटन इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, ठीक है, उनके में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उनका डाइजेशन इश्यूज होंगे एंड डिसरप्ट रिप्रोडक्शन और इवन किल इट, ठीक है, समझ में आया. तो प्लांट इस तरह से हार्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करके यानी कि थॉर्न्स, या फिर क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं जो उसके लिए सही नहीं है. किसके लिए सही नहीं है, प्रेडेटर्स के लिए. So you must have seen the weed Calotropis growing in an abandoned field. The plant तो मतलब क्या है, वो आराम से मजे से ग्रो कर रहा है कैलोट्रोपिस का abandoned field में, और उस पर कोई भी उस पर अटैक नहीं कर रहा है या कोई भी उसका प्रेडेटर से नहीं खा रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी. सो द प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, ये ध्यान रखना. प्लांट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. And that is why you never see any cattle or goat browsing on this plant. Calotropis की बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स रिलीज करता है जिसकी वजह से कोई भी उस पर ग्रेजिंग नहीं करता है. ओके, अ वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट वी एक्सट्रैक्ट, एक्चुअली ये करता क्या है, कार्डियक ये हार्ट पे अटैक करता है सीधा. So a wide variety of chemical substance that we extract from plant on a commercial scale like nicotine, caffeine, quinine, strychnine, opium, they are produced by them एक्चुअली एज अ डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर एंड ब्राउजर. तो ये तो केमिकल रिलीज हो रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, बट हम इनको यूज़ कर रहे हैं फॉर आर डिफरेंट पर्पस. समझ में आया.
प्रेडेशन समझ में आया, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं प्रेडेशन के लिए, आपको सब ध्यान में रखने हैं क्योंकि किसी पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। चलिए आगे। सेकेंड इंटरेक्शन इज कॉम्पिटिशन। ठीक है, मतलब क्या, मैंने क्या बताया था, एक को फ़ायदा होगा और एक को नुकसान। सॉरी, दोनों को नुकसान होगा। भाई मान लो कोई एक सपोज एक कुछ भी एक खाना है, पहले एक ही पर्सन बचा है, वो उसको पूरा खाना मिलेगा। अब यहाँ पे 2 पर्सन आ गए कॉम्पीट करने के लिए, तो दोनों में हाफ हाफ डिवाइड होगा, यानी दोनों का नुकसान हो गया, दोनों को खाना कम मिला, पूरा पूरा नहीं मिला। So when Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest in nature, he was convinced that interspecific competition is potent force in organic evolution. ठीक है ना, कि species में आपस में competition होता है for various things, for food, for resources, for shelter, for mating. It is generally believed that competition occurs when closely related species compete for the same resources. ठीक है, दैट आर लिमिटिंग। और ये और कंडीशन है कि एक तो वो सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं और वो रिसोर्स लिमिट में है, फिर तभी वो कॉम्पीट करेंगे। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू, बट ये सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही होने चाहिए। फर्स्टली, टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुड ऑल्सो कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स। उसने 2-3 पॉइंट बोले। उसने बोला एक तो जब कंपटीशन हो रहा है तो जो स्पीशीज़ कॉम्पीट कर रही है वो क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए, एक दूसरे के बहुत सिमिलर सी होनी चाहिए, तभी तो वो एक सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट करेंगी, और रिसोर्स लिमिटिंग में होना चाहिए। बट ये बोल रहे हैं कि ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है। कई बार ऐसा भी पाया जाता है कि कुछ अनरिलेटेड स्पीशीज़ जिनका आपस में कोई लिंक भी नहीं है वो भी सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट करती है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, in some shallow South American lake, visiting flamingos and resident fishes compete for their common food, the zooplankton in the lake. तो फिश भी zooplankton के लिए चाहती है, और जो फ्लैमिंगोज वहाँ पे विजिट कर रहे हैं वो भी zooplankton चाहते हैं। दोनों अलग अलग कैटेगरी, एक बर्ड है एक फिश है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। सो दे आर कॉम्पिटिंग। सेकेंडली, रिसोर्स नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कॉम्पिटिशन टू कर। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि लिमिटेड हो। In interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering or inhibitory presence of the other species. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक की फूड लेने की जो कैपेबिलिटी है या स्पीड है वो स्लो हो जाए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर वन। मतलब उसका अगर कॉम्पिटिटर आ गया तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। फूड कम होना ज़रूरी नहीं है, इवन इफ रिसोर्सेज आर अबंडेंट, फिर भी उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर। आ रही है बात समझ में? सो देयरफॉर कॉम्पिटिशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज मेजर इन टर्म ऑफ इट्स आर द इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंक्रीज। फिटनेस उस टर्म में हम कर रहे हैं, अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आर को, इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। कि जैसे ही उसका कॉम्पिटिटर इंट्रोड्यूस किया उसकी एफिशिएंसी डाउन हो गई और वो अब उतना फूड को नहीं ले पा रहा। इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू डेमोन्स्ट्रेट इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एज गॉज एंड हिज अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड। क्या किया? व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज विल इवेंचुअली एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। ठीक है, सॉरी मैंने कुछ और लाइन पढ़ ली। सो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज विच विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीशीज। वो बोल रहा है कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, ध्यान से सुनना, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो क्या होगा, सुपीरियर जो स्पीशीज है वो इन्फीरियर स्पीशीज को पूरी तरह से वाइप आउट कर देगी। ठीक है, एलिमिनेट कर देगी। बट एविडेंस फॉर सच कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। ज़रूरी नहीं है। स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव circumstantial evidence does exist, however, in some cases. The abandoned tortoise in a Galapagos island become extinct within a decade after goat were introduced on the island. क्या बोला कि गैलापागोस आइलैंड पे जो टॉर्टोइस थे वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए जब वहाँ पे गोट को इंट्रोड्यूस किया गया। एपरेंटली क्यों? क्योंकि ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोट की ब्राउजिंग एफिशिएंसी वो बहुत ज़्यादा थी। इसलिए रिसोर्सेज हमेशा ज़रूरी नहीं है लिमिटेड हो।
तो यहाँ पे रिसोर्स अच्छा था, बट फिर भी उसकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा थी. एंड अनदर एविडेंस फॉर द अकरेंस ऑफ कॉम्पिटिशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज. ठीक है, तो ये पहला समझ में आया, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन. ओके, कि मतलब एक दूसरी स्पीशीज़ को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देगी, एक्सक्लूड कर देगी. एक और वर्ड दिया गया है, दैट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज. कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है इसका मतलब? अ स्पीशीज whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competitive species is experimentally removed. क्या एक स्पीशीज़ है वो एक छोटे से एरिया तक ही लिमिटेड है. क्यों? क्योंकि उसके एरिया के बाहर जाते ही उसकी सुपीरियर स्पीशीज़ प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है. अब अगर हमने सुपीरियर फैमिली को वहाँ से रिमूव कर दिया, यानी कि उसका कॉम्पिटिटर जो है उसको हमने हटा दिया, रिलीज़ कर दिया उसको कॉम्पिटिशन से, तो अब ये जो स्पीशीज़ है ये अपना एरिया एक्सपैंड कर सकती है, यानी कि कॉम्पिटिटिव रिलीज़ हुआ. जैसे ही कॉम्पिटिटिव रिलीज़ हुआ ये ग्रो करने लग जाएगा. आई बात समझ में? सो कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शो दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल बैलेनस डोमिनेट द इंटरटाइडल एरिया. वहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे बार्नेकल, वो सुपीरियर, एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्नेकल कैथेमलस फ्रॉम दैट जोन. ठीक है, जो इंफीरियर क्वालिटी के बार्नेकल्स थे उनको ग्रो नहीं करने दे रहे थे. In general, herbivores and plants appear to be more adversely affected by the competition than carnivores. ठीक है, तो herbivores और plant है ये ज़्यादा adversely impact होते हैं competition से ज़्यादा than carnivores. और ऊपर वाला जो C वाला जो दिया है उसमें यही बताया है कि अगर अब superior barnacle को वहाँ से remove कर दिया तो वो inferior barnacle जो है वहाँ पे grow करने लगेगा. तो ये competitive एक release हुआ, मतलब वहाँ पे कोई competition ही नहीं है, तो वो compete ही नहीं कर रहे. समझ में आ रही बात? मतलब वो आगे बढ़ेगा ही नहीं ग्रो करना, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ उससे वो कॉम्पीट नहीं कर सकता. उसको जैसे हटाया देन इट विल एक्सपैंड. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आ जाते हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये क्या कह रहा है? इससे दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड द कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली. वो बोल रहा है कि दो स्पीशीज कॉम्पीट कर रही है तो जो लोअर वर्ग है, जो इन्फीरियर है, वो एलिमिनेट हो जाएगी. ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ रहे, ऐसा नहीं हो सकता. सो दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग. ये ट्रू हो सकता है अगर रिसोर्स लिमिटिंग है तो, बट नॉट अदरवाइज. अगर रिसोर्स लिमिटेड नहीं है तो ये ट्रू नहीं है. कैसे? More recent study do not support such gross generalization about competition. While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out that species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion. कुछ ऐसी मैकेनिज्म इन्वॉल्व किए जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने, कि वो कॉम्पीट करने के बजाय आपस में म्यूचुअली रह सके. वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग. एक मैकेनिज्म उसमें से क्या है? रिसोर्स पार्टीशनिंग. क्या होता है? इफ़ टू स्पीशीज कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स दे कुड अवॉइड कॉम्पिटिशन बाय चूजिंग. वो कॉम्पिटिशन को अवॉइड कर सकते हैं. कैसे? फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग और डिफरेंट फोराजिंग पैटर्न. कि वो अपना टाइमिंग सेट कर ले कि भाई इस टाइम पे मैं खाना के लिए बाहर निकलूँगा या मैं फीड करूँगा, दूसरे टाइम पे तुम्हारा फीडिंग टाइम है. इस टाइम पे मैं बाहर निकलूँगा फोराजिंग के लिए, सर्चिंग के लिए, शिकार सर्चिंग के लिए, सब कुछ करने के लिए. इस टाइम पे तुम निकलोगे. तो उन्होंने अपना टाइम डिवाइड कर लिया. अब दोनों आपस में एक टाइम में निकल ही नहीं रहे हैं तो कंपटीशन ही नहीं हो रहा है. समझ रहे हो? कंपटीशन ही नहीं. हाँ, रिसोर्स लिमिटेड है तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक ने जाकर सारा रिसोर्स खा लिया तो दूसरा तो वैसे ही मर जाएगा. उस केस में तो जो सुपीरियर है वो सर्वाइव करेगा, इन्फीरियर सर्वाइव नहीं करेगा. वहाँ पे ये को एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता. बट इफ़ रिसोर्स आर प्लेंटीफुल, है ना, अच्छे से है, तब ये को एग्जिस्टेंस पॉसिबल है. सो मैक आर्थर शोड दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर. उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया कि वार्बलर जो है बर्ड है, उसकी 5 रिलेटेड स्पीशीज दे वर लिविंग ऑन द सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर
फोराजिंग एक्टिविटी के, है ना, उनके बाहर निकलने की जो एक्टिविटी है उनकी टाइमिंग डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से, बिहेवियरल डिफरेंस होने की वजह से वो आपस में एक साथ एक ही ट्री पर वो सारी 5 स्पीशीज सर्वाइव कर पा रही थी। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स पार्टीशनिंग, कि भाई हमने रिसोर्स को पार्टीशन कर लिया रादर देन फाइटिंग फॉर रिसोर्सेज और कॉम्पीट फॉर रिसोर्सेज। समझ में आया कॉम्पिटिशन? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म। मतलब क्या? एक को बेनिफिट होगा और एक को नुकसान होगा। सो कंसिडरिंग दैट द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर्स free lodging and meals, it is not surprising that parasitism have evolved in so many taxonomic group from plant to higher vertebrate। ठीक है, तो पैरासिटिक मोड में हमें मतलब ऐसा लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सब कुछ मिलता जा रहा है, और हम इसमें पैरासिटिज्म क्या है में मतलब वो होस्ट से खाना लेता है। सो मैनी पैरासाइट्स हैव इवॉल्व टू बी होस्ट स्पेसिफिक, दे कैन पैरासाइट ओनली अ सिंगल स्पीशीज ऑफ होस्ट, सिर्फ एक ही होस्ट पे सर्वाइव करेगी, सब पे नहीं सर्वाइव करेंगे। इन सच अ वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व, इस तरह से वो स्पेसिफिक है होस्ट के कि वो दोनों ही को इवोल्व है। दैट इज इफ द होस्ट इवॉल्व्स स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग और रेजिस्टिंग द पैरासाइट, अगर होस्ट कुछ नया इवॉल्यूशन करे कि वो उस पेस्ट को ग्रो करने से रोक सके, द पैरासाइट हैव टू इवॉल्व मैकेनिज्म टू काउंटर एक्ट एंड न्यूट्रलाइज दैम इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीशीज। तो फिर साथ साथ क्या करेगा, पैरासाइट भी इवॉल्व हो जाएगा और वो भी कुछ ऐसी नई टेक्निक्स इवॉल्व करेगा कि वो उनकी सारी जो भी मतलब होस्ट है उसकी सारी टेक्निक्स को काउंटर एक्ट कर सके, कट कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके और अपने आप को उसके अंदर फर्दर ग्रो करा सके। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं कि होस्ट और पैरासाइट को इवॉल्व होते हैं, एक इवॉल्व हुआ तो दूसरा भी इवॉल्व होगा क्योंकि होस्ट स्पेसिफिक है। गॉट इट? इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफ स्टाइल पैरासाइट्स इवॉल्व स्पेशल अडेप्टेशन। क्या क्या है? सच एज लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन की उन्हें ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंस ऑफ अधेसिव ऑर्गन और सकर टू क्लिंग ऑन द होस्ट, तो ये ज़रूरी है, नहीं तो वो वाइप आउट हो जाएंगे, उन्हें ऐसे अधेर होके या सकर के थ्रू वहाँ पे स्टिक होके रहना पड़ता है। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, बिकॉज वो ऑलरेडी डाइजेस्टिव फूड को ही ले रहे हैं तो दे डोंट नीड एनी डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, क्योंकि उनकी स्पीशीज़ वाइप आउट ना हो जाए या ख़त्म ना हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो उनमें बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन होता है। सो द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स। तो ये ना कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना कि उनके पास क्या क्या उनके पास स्पेशल फीचर्स होते हैं सो दैट दे कैन सर्वाइव इन दी होस्ट बॉडी, दीज वन फीचर्स। ठीक है, सो द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग 1 or 2 इंटरमीडिएट होस्ट और वैक्टर टू फैसिलिटेट पैरासाइटिजेशन ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट, है ना। तो वो 2 होस्ट में रहते हैं, उनकी लाइफ साइकिल थोड़ी टिपिकल, जैसे कि आप प्लाज्मोडियम अगर आपको ध्यान हो, मलेरिया जो कॉज करता है उसके भी 2 होस्ट होते हैं, एक होता है एनोफिलस मॉस्किटो और दूसरा ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे ही जो 2 इंटरमीडिएट होस्ट जिसमें वो अपना ग्रो करते हैं, इट इज़ ईजी फॉर देम और इसकी वजह से वो ग्रो कर पाते हैं। सो द ह्यूमन लिवर फ्लूक, a trematode parasite depends on 2 intermediate host, a snail and a fish। ठीक है ना, तो ये लिवर फ्लूक कहाँ 2 होस्ट पे ग्रो करता है, स्नेल और फिश, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। द मलेरियल पैरासाइट नीड्स अ वेक्टर मॉस्किटो टू स्प्रेड टू अदर होस्ट, है ना, अभी मैंने जो बताया। सो मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म द होस्ट, दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट, हार्म पहुँचाते हैं, एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, और उसकी पॉपुलेशन को कम कर देंगे। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वनरेबल टू प्रेडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक, उन्हें वीक कर देते हैं। सो डू यू बिलीव दैट एन आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट? नो। देन वाई डिडंट नेचुरल सिलेक्शन लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ सच टोटली हार्मलेस पैरासाइट? ऐसा नहीं हो सकता है। सो पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। पैरासाइट की 2 कैटेगरी है, एक को हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट और दूसरे को हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट। द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप आर द लाइस ऑन ह्यूमन, बाहर है, बॉडी के बाहर है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। टिक्स ऑन डॉग, मैनी मरीन फिशेज आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासिटिक कॉकपोर्स, है ना, उनके पास कुछ इस तरह का होता है कि वो स्टिक होते हैं बॉडी पे। कस्क्यूटा, a parasitic plant that is commonly found growing on hedge plant, have lost its chlorophyll and leaves in course of evolution। उसके पास नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसको।
It derives its nutrition from the host plant which it parasitized. ठीक है, कि मतलब जिसके ऊपर वो पैरासिटिक है उसी प्लांट से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है. उसके पास एक सकिंग ट्यूब होती है जिससे वो डायरेक्ट उसके जाइलम फ्लोएम से सक करके न्यूट्रिशन लेता है. द फीमेल मस्कीटो इज नॉट कंसिडर ए पैरासाइट ऑल्दो इट नीड्स आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन. ओके, बट फिर भी इसको पैरासाइट नहीं बोल रहे हैं बिकॉज ये एक वैक्टर की तरह काम कर रहा है ना, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि वो खुद भी इन्फेक्टेड है. समझ रहे हो? तो मॉस्किटो इज नॉट अ पैरासाइट. उसके अंदर उसके थ्रू जो प्लाज्मोडियम हमारे अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट. मॉस्किटो इज लाइक अ नाम आप बोल सकते हो, वो तो स्प्रेडिंग का काम कर रहा है, वेक्टर का काम कर रहा है. फीमेल मॉस्किटो की बात कर रहे हैं. क्लियर? आगे चलते हैं. सो इन कंट्रास्ट एंडोपैरासाइट आर दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट लाइक लिवर, किडनी, lungs, red blood cells. The lifestyle of endoparasites are more complex because of their extreme specialization. ठीक है ना, कि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अंदर रहने के लिए तो उनको और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा. Their morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasis their reproductive potential. ठीक है, कि सबसे ज़्यादा उनको रिप्रोडक्शन करना है, उस पर ध्यान देना है, और उनकी लाइफ जो फीचर्स है वो बहुत सिंपल से है, बहुत सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती. नेक्स्ट एक वर्ड आ जाता है दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म. इन बर्ड इज अ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच पैरासिटिक बर्ड लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट. अपने होस्ट के नेस्ट में वो एग ले आउट करेंगे एंड लेट द होस्ट इंक्यूबेट दैम, और होस्ट उसके बच्चों को पालेगा. During the course of evolution, the egg of parasitic bird have evolved to resemble the host egg in size and color to reduce the chance of host bird detecting the foreign eggs and reject them from nest. ठीक है ना. अब उसमें क्या evolution हुआ, जो parasitic bird है उसके egg जो है उसने ऐसा कुछ evolution किया कि जिस host के egg के साथ उसके egg similar दिखाई दे, सेम दिखाई देंगे. तो होस्ट क्या है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये खुद का एग है या दूसरे का है, और वो उसको भी नरिश करेगा, उसको भी मतलब आगे ग्रो करेगा. सो ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट्स ऑफ कुकू, कोयल एंड द क्रो इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. तो कुकू क्या करती है, अपने एग्स को क्रो के नेस्ट में डाल देती है, और क्रो उसके नेस्ट एग्स को वो भी उनको हैच आउट करता है. ठीक है, स्प्रिंग टू समर में आपको ये मिलेगा. सो दे यू कैन वॉच दी ब्रूड पैरासिटिज्म इन एक्शन. इसको हम बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म. समझ आया? नेक्स्ट लेते हैं कमेंसलिज्म. दिस इज द इंटरैक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नाइदर हार्म नॉट बेनिफिट. जीरो है, मतलब कि एक को बेनिफिट हो रहा है और एक को कुछ नहीं हो रहा है. सो एग्जाम्पल लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट्स ऑन द मैंगो ब्रांच. तो मैंगो जो ब्रांच है उस पर ये ऑर्किड है ना ग्रो कर रहा है. ठीक है, एपीफाइट की तरह. एपीफाइट यानी कि हैंगिंग ब्रांच है और ऐसे ये ग्रो कर रहा है. अब ये मॉइस्चर कहाँ से लेगा, इसके रूट में, जो एपीफाइटिक रूट है उसमें कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके उसको देते हैं, क्योंकि ये सॉइल के टच में तो है ही नहीं, है ना. तो एपीफाइटिक ऑन मैंगो ब्रांच. तो मैंगो ब्रांच क्यों है ऐसा, देखिए इसको ऐसे समझिए. जब एक डेंस फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ है बड़े बड़े, तो क्या होगा कि जो प्लांट्स नीचे ग्राउंड पे ग्रो करते हैं ना, उनको पूरी तरह से सनलाइट नहीं मिलती है एंड दे वोंट बी एबल टू ग्रो. तो उन्होंने क्या एक इसमें एक इवोल्यूशन किया कि वो उन लॉन्ग ट्रीज़ की ब्रांचेस पे ग्रो करने लग जाएंगे, जिससे उनको प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, बेनिफिट होगा एंड वो अपना ग्रो कर पाएंगे. तो यहाँ पे वही हो रहा है कि ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट, मतलब कि हैंगिंग ऐसे ग्रो कर रहा है ऑन द मैंगो ब्रांच. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म. तो यहाँ पे ऑर्किड को बेनिफिट हो रहा है मैंगो से, मैंगो को बदले में कुछ नहीं हो रहा है, ना फायदा हो रहा है ना नुकसान, जीरो, है ना. सेकेंड एग्जाम्पल, बार्निकल विच इज ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल बेनिफिट while neither the mango tree nor the whale derive any apparent benefit, है ना. तो क्या होता है, बार्निकल जो है वो उस वेल की बॉडी पे ऐसे रहता है ना, बैक ऑफ द वेल. अब वेल कुछ भी खाता है, उसके फूड पार्टिकल बार्निकल फटाफट से आता है, उनके वो फूड पार्टिकल खा लेता है. तो विदाउट मेहनत उसको खाना मिल रहा है. वेल को क्या है, कुछ नहीं, ना फायदा ना नुकसान. थर्ड, द कैटल ईग्रेट and grazing cattle in
close association, a sight you are most likely to catch if you live in a farm rural areas, is a classic example of commensalism. तो egret क्या कर रहा है? They always forays close to where the cattle are grazing because the cattle as they move stir up and flush out insect from the vegetation that otherwise might be difficult for the egret to find and catch, है ना. तो कैटल की जो फर है वहाँ पे वो इंसेक्ट स्टिक हो जाते हैं एंड ईग्रेट ईजिली आते हैं, कैटल के ऊपर बैठते हैं, उसके फर में से वो इंसेक्ट्स को लेकर खा लेते हैं. तो ईग्रेट्स को फ़ायदा हो रहा है, कैटल को कुछ नहीं हो रहा है. क्योंकि अगर ईग्रेट्स डायरेक्ट ग्रास उस पूरे फील्ड में से सर्च आउट करने जाएंगे इंसेक्ट्स, तो उनको ज़्यादा एफर्ट लगेगा. So now another example, it is fourth one of commensalism, is the interaction between sea anemone, that has stinging tentacles, and the clownfish that live among them, है ना. तो ये सी एनिमोन जो है उसके स्टिंकिंग टेंटेकल, और यहीं पे ही सी एनिमोन के पास में ही क्या मिलती है? क्लोन फिश मिलती है. तो फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल्स. तो ये एनिमोन जो है ना बहुत ऐसा जाइंट सा लगता है, टेंटिकल्स रहते हैं, तो कोई भी इसके पास नहीं आता, और उसकी वजह से जो फिश इसके पास पास में रहेगी उसे भी प्रोटेक्शन मिल जाता है अपने प्रेडेटर से. तो फिश को फ़ायदा हो रहा है, सी एनिमोन को कुछ नहीं हो रहा है. सो एनिमोन डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट फ्रॉम होस्टिंग द क्लोन फिश. समझ में आया? तो ये कुछ एग्जाम्पल है, कितने 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, सब आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम होता है. नेक्स्ट इंटरेक्शन देखते हैं विच इज़ म्यूचुअलिज्म. दिस इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज. यहाँ पे दोनों को बेनिफिट हो रहा है. इट्स लाइक अ पार्टनरशिप. सो लाइक इन रिप्रेजेंट, पहला एग्जाम्पल, लाइक इन रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस एंड अ फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी और साइनोबैक्टीरिया. तो फंगस क्या कर रहा है? फंगस इसको अपने हाइफे के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको दे रहा है. किसको दे रहा है? एल्गी को दे रहा है, और एल्गी बदले में इसको क्या दे रही है? फूड दे रही है एंड शेल्टर प्रोवाइड कर रही है. सो यहीं पे तो ये एक रिलेशन हो गया. सेकेंड रिलेशन, सिमिलरली द माइकोराइजा आर एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. ठीक है, तो यहाँ पे भी फंगस अगेन न्यूट्रिएंट्स को डीप में जाकर वहाँ से एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती है और प्लांट बदले में उसे खाना देता है. So the fungi help the plant in the absorption of essential nutrients from the soil, where the plant in turn provide the fungi with energy yielding carbohydrate. Food दे रही है, ठीक है ना. So the most spectacular and eventually fascinating example of mutualism are found in plant-animal relationship. So plant needs the help of animal for pollinating their flower, क्योंकि वो खुद तो नहीं जा सकते हैं, तो उन्हें अपने पोलन ग्रेन को मूव कराने के लिए कुछ पॉलिनेटिंग मतलब एनिमल्स चाहिए, राइट. तो उनको अपने फ्लावर्स को पॉलिनेट करने के लिए एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड्स दे नीड एनिमल. सो एनिमल ऑब्वियसली हैव टू बी पेड फीस फॉर द सर्विस दैट प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम दैम, है ना. तो अब एनिमल को कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए, तभी तो वो प्लांट के पास आएंगे और उनका काम करेंगे. तो प्लांट को उसको बदले में रिवॉर्ड देना होता है. सो प्लांट ऑफर रिवॉर्ड्स और फीस इन द फॉर्म ऑफ पोलन. या तो उन्हें वो पोलन दे रहे हैं तो पोलन के लालच में एनिमल उसके पास आ रहे हैं, या नेक्टर दे रहे हैं फॉर पॉलिनेटर, एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर सीड डिस्पर्स, है ना. तो ये फ्रूट उसको मिल रहे हैं तो एनिमल उस फ्रूट को खाएगा, कहीं और जाके उसको पटक देगा, ऐसे गिरा देगा, और उसकी वजह से वहाँ पे सीड डिस्पर्स हो जाएंगे. समझे? बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट चीटर्स. कुछ ऐसे होते हैं जो चीट भी करते हैं कि वो तो बेनिफिट ले लेंगे, बदले में कुछ नहीं देंगे. चीटिंग हो गई. सो फॉर एग्जाम्पल एनिमल दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन. कि ऐसे एनिमल जो आएंगे, नेक्टर ले लेंगे फ्लावर्स का, बदले में उनका पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं. नाउ यू कैन सी वाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शन often involve co-evolution of the mutualistic, that is evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with each other, है ना. दोनों इवॉल्व होंगे, सेम तरह से इवॉल्व होंगे सो दैट एक दूसरे को बेनिफिट कर सके. In many species of fig tree, there is a tight one-to-one relationship with the pollinator species of wasp. तो fig and wasp का ये एग्जाम्पल है जहाँ पे ये इंटरेक्शन मिलता है. तो here you can see कि देखिए फिग फ्लावर है और यहाँ पे ये जो वास्प है, ओके, ये आता है, जब इसके लेकर जाता है तो यहाँ से वो क्या कर रहा है? पॉलिनेट कर रहा है. सो वाइव लेइंग एग्स इन अ फिग फ्रूट. और वास्प क्या है? इसके अंदर अपने एग को ले आउट कर देता है, जो उसके फ्रूट के मतलब मिच्योर होने से पहले ही वहाँ से निकल जाते हैं.
So it means that a given fig species can be pollinated only by the partner wasp species and no other species. The female wasp uses the fruit only not only as an oviposition, मतलब egg lay करने के लिए use करती है, but uses the developing seed within the fruit for nourishing its larva. वो वहाँ पे वो जो फूड के अंदर जितने भी सीड्स डेवलप हो रहे हैं उनको अपने लार्वा को नरिश करने में भी यूज लेती है. The wasp pollinate the fig inflorescence while searching for a suitable egg-laying site. In return for the favor of the pollination, the fig offers the wasp some of its developing seeds as food for developing wasp larva, है ना. तो वो उसको बदले में खाना दे रहा है. इस तरह से वो एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, तभी तो वास्प उसके पास आएगा. समझे. नेक्स्ट दे रखा ऑर्किड शो आ bee wildering diversity of floral pattern, many of which have evolved to attract the right pollinators insect, है ना. कुछ इस तरह की उसने फ्लोरल पैटर्न बनाए कि इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. कलरफुल कलर की वजह के थ्रू मतलब के लिए इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, लाइक बीज, बम्बल बीज, एंड इंश्योर गारंटीड पॉलिनेशन बाय इट. नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवार्ड्स. द मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफायरस एम्प्लॉयज सेक्शुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेशन डन बाय ए स्पीशीज ऑफ बी, है ना. उसको धोखा देते हैं, उसको दिखाते हैं कि हम भी तुम्हें बेनिफिट देंगे, बट वो चीटर्स हैं. सो वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज, है ना. अब वो क्या करते हैं, वो कैसे उनको धोखा देते हैं. उसकी फ्लावर की जो पेटल्स है वो कैसी दिखाई देती है, वो बी जो है उसका जो फीमेल बी है उसकी जैसे दिखाई देती है. तो मेल बी अट्रैक्ट होता है. ओके. कलर मार्किंग सब कुछ वैसी होती है. सो द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू वॉट इट परसीव एज अ फीमेल. उसको लगता है ये एक फीमेल है, तो वो कोपुलेशन के लिए जाएगा, फर्टिलाइजेशन के लिए जाएगा, एंड सूडो कोपुलेट विद द फ्लावर, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इज डस्टेड विद पोलन फ्रॉम द फ्लावर. और सूडो कोपुलेट करेगा, बट उसी टाइम पे ही पोलन ग्रेन उसकी बॉडी पे डस्ट किए जाएंगे, एंड विद व्हेन दिस सेम बी इज सूडो कोपुलेट विद अनदर फ्लावर, इट ट्रांसफर द पोलन टू इट एंड दस पॉलिनेट द फ्लावर. इस तरह से फ्लावर का पॉलिनेट हो जाएगा. बट उसको क्या फ़ायदा हुआ बी को, उसका कॉपुलेशन नहीं हुआ. उसे लगा है कि ही हैज़ डन द कॉपुलेशन, बट इट वॉज नॉट डन, इट वॉज स्यूडो कॉपुलेशन. सो हेयर यू कैन सी हाउ co-evolution operate. If the female bee color pattern change even slightly for any reason during evolution, pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolved to maintain the resemblance of its petal to the female bee, है ना. ज़रा भी चेंज हुआ तो pollination reduce हो जाएगा, वो इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, या फिर ऐसे रिजेम्बलेंस करने से pollination बढ़ भी सकता है. लाइक इसे इन केस ऑफ ऑर्किड फ्लावर वो स्यूडो कॉपुलेशन शो कर रहा है. आया समझ में, है ना. तो देखो यहाँ पे वही मैं आपको बता रही हूँ. सो देखिए ये जो है पेटल, इट इज़ लुकिंग लाइक अ फीमेल बी, बट इट इज़ नॉट अ फीमेल बी. दिस इज द पेटल ओनली, बट बी को ऐसा लग रहा है, मेल बी को, इट इज़ अ फीमेल बी एंड इट इज़ कमिंग फॉर स्यूडो कॉपुलेशन एंड मीनवाइल पॉलिनेशन ऑकर. समझ में आया. सो दीज आर द इंटरैक्शन एंड ईच एंड एवरी इंटरैक्शन इज इम्पॉर्टेंट. सो मैनी क्वेश्चन कैन बी फ्रेम. मतलब यहाँ से अगर मैं फ्रेम करने लगी तो 20 क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे. अराउंड 20 क्वेश्चन कैन बी फ्रेम फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली. गॉट इट. तो चलिए पढ़ाई करते रहिए अच्छे से. कोई भी डाउट आता है तो मुझे ज़रूर से शेयर करिए. ओके, टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी.